देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर चौथा शुरू करेंगे, इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए चौथे में क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है, लेकिन कब? जब उनका अस्तित्व हो तब। ठीक ना, तो किसी बीजगणितीय विधि का मतलब हम लोग क्या समझते होंगे या हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, ये जानिए। कोई बीजगणितीय विधि मतलब कि चाहे वो विलोपन विधि से आप सॉल्व करिए, चाहे बीजगुणन विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक ना, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला पार्ट करेंगे। इसमें क्या क्या रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग क्या है? नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी है, उसका नाम अगर मान लीजिए ए है, ठीक है, को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए रुपये 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए अगर हम छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग x मान लें, कितना मान लें? x, ठीक ना, x रुपए, और प्रतिदिन जो भोजन के लिए खर्च जो लग रही है प्रतिदिन, ठीक ना, तो उसको हम लोग y रुपए मान लेते हैं। ठीक ना, प्रतिदिन का जो भोजन का खर्च है उसको y रुपए मान लेते हैं। तो देखिए हम लोग करेंगे। माना छात्रावास के मासिक व्यय का छात्रावास के देखिए हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला सॉल्व करेंगे। माना छात्रावास के मासिक व्यय छात्रावास का मासिक व्यय x रुपए तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय या खर्च y रुपए है। ठीक ना, व्यय मतलब एक प्रकार से खर्च। ठीक ना, माना छात्रावास का मासिक नियत व्यय, ठीक ना, जो नियत है x रुपए तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय y रुपए, हम लोग मान लिए इतना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए उसमें बोले थे, क्वेश्चन में क्या बोले थे कि एक विद्यार्थी ए है, उसको 20 दिन के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है? 1000 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार विद्यार्थी
ए के लिए, विद्यार्थी ए के लिए 20 दिन का खर्च, छात्रावास का जो 20 दिन का खर्च है कितना आ रहा है? 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये आ रहा है, ठीक ना। तो 20 दिन का तो खर्च तो है देखिए, लेकिन क्या है उसमें नियत भाग फिक्स है कि भाई उतना आपको देना ही पड़ेगा, ठीक, मासिक के आधार पे, और आप जितने दिन खाएंगे उसका अलग से देना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए नियत भाग x हो गया, अब प्लस देखिए प्रतिदिन का हम लोग माने हैं कि प्रतिदिन का जो भोजन का खर्च है y रुपये है। मतलब क्या होता है, एक हम लोग मान चलते हैं, मतलब एक, या प्रत्येक मतलब एक। तो जब एक दिन का भोजन का खर्च y रुपये है तो 2 दिन का 2y मतलब 2y। तो वैसे ही 20 दिन का जब भोजन का खर्च है कितना आएगा, मतलब पड़ेगा वो 20y, ठीक ना। तो देखिए नियत खर्च और जो है 20 दिन का खर्च दोनों मिला के तब तो 1000 दे रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, फिर पुनः प्रश्नानुसार बोलेंगे। क्या? पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि क्वेश्चन आगे बढ़ाया है, देखिए ध्यान से, पुनः प्रश्नानुसार। तो देखिए विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए ना, विद्यार्थी बी के लिए, तो देखिए विद्यार्थी बी कितना दे रहा है, 26 दिन के लिए 1180 रुपये, 26 दिन के लिए 1180 रुपये, ठीक ना। तो हम लोग लिख देंगे हॉस्टल का जो 26 दिन का खर्च है, 26 दिन का खर्च बराबर 1180 रुपये, ठीक। तो देखिए 26 दिन का खर्च है, उसमें भी तो हम लोग क्या करेंगे, नियत मतलब कि हम लोग को देना पड़ेगा, या फिर उस विद्यार्थी बी को देना पड़ेगा क्या, नियत भाड़ा, या फिर सारी यहाँ पे नियत खर्च बोलेंगे, ठीक ना, मासिक नियत खर्च या व्यय, प्लस 26 दिन का जो भोजन का अलग से जो खर्च है तो वो कितना हो जाएगा, 26y बराबर 1180। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को इतना छूट किए हैं कि चाहे जिस विधि से हम लोग, चाहे जिस बीजगणितीय विधि से सॉल्व करें, तो सबसे आसान हमको या हम लोग को विलोपन लगता है तो हम लोग वही करेंगे, ठीक ना, या फिर जिसको जो लगता है वो करें, बट हम यहाँ पे विलोपन बता रहे हैं, ठीक ना। समीकरण 1 व समीकरण 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दे रहे हैं, 2 में से 1 में से 2 नहीं, 2 में से 1, तो x में से x घटाइए, कट जाएगा कैंसिल, और 26y में से 20y, देखिए बायां साइड वाला बायां साइड से घटता है और दायां साइड वाला दायां साइड से ना, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा और राइट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड वाले पार्ट से। तो x में से x कैंसिल, 26y में से 20y घटा दीजिए, या फिर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो एक बार लिख लीजिए आप, 26y माइनस 20y, इधर क्या है 1180 माइनस 1000 है, तो 26y में से 20y घटा दीजिए, 6y बराबर फिर 1180 में से 1000 घटा दीजिए तो 180 आएगा, 1180 में से 1000 घटा देंगे तो 180 आएगा, फिर 6 से इसको काट दिए, 6 3 18 0, तो y बराबर क्या आ गया 30, y बराबर 30। इसका मतलब जो प्रतिदिन का भोजन का खर्च है वो 30 रुपये है, ठीक। अब y का मान हम किसी एक समीकरण में रख दे, चाहे 1 में या 2 में, x का भी मान आ जाएगा, किसका आ जाएगा मान, तो देखिए बच्चों हम लोग समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिए, ठीक ना। ये 26, देखिए जो ये क्या है 26y में से 20y क्या कर दे रहे हैं, देखिए घटा दे रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है 1180 में से, देखिए 1180 में से 1000 घटा दिए तो 180 आया, काट दिए 6 3 18, ठीक ना। इसका मतलब कि y बराबर 30 आ गया, क्या आ गया, y बराबर 30 रुपये खर्च आया भोजन का प्रतिदिन का। अब y का मान उठा के हम समीकरण 1 या 2 में रख दें, किसी में, ठीक ना, किसी में भी रख दें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग कर देंगे,
तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हम लोग रख दे रहे हैं ना, ठीक। तो देखिए जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण है क्या एक, देखिए x प्लस 20y बराबर 1000। तो देखिए रखिए x प्लस 20y, 20 का y में गुणा, y क्या है 30 बराबर 1000, ठीक ना। तो x प्लस, देखिए 2 तिहाई 6 डबल 0 है, 600 हो गया 1000। तो x बराबर कितना होगा, देखिए x बराबर 1000 में से 600 उधर होगा माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, मतलब कि कितना आएगा 400, कितना आएगा 400। इसका मतलब जो नियत किराया है, नियत व्यय है छात्रावास का, मासिक नियत व्यय वो कितना है 400 रुपए, और जो प्रतिदिन का भोजन का खर्च है वो 30 रुपए है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए इसको, कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करें, एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो इस टाइप क्वेश्चन हमने बताया था कैसे सॉल्व करना है, ठीक ना। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चौथा का दूसरा ना, ध्यान से देखिए आप लोग। हम लोग इसको कैसे करेंगे, हमने बताया था कि अगर कोई सवाल इस टाइप से आती है तो हम लोग भिन्न, भाई जानते हैं हर अंश और हर के रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में। हम लोग भिन्न के अंश और हर को मान लेंगे, माना भिन्न का अंश x मान लेंगे तथा हर y मान लेंगे, ठीक। तो लिख देंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक ना लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसलिए भिन्न बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x बटे y ना। तो हम लोग प्रश्नानुसार करेंगे। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार में हम लोग क्या करेंगे, जो भिन्न है वो लिखेंगे पहले, उसके बाद जैसे कह रहा है वैसे करेंगे, ठीक ना। कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब 1/3 के बराबर हो जाती है, ठीक। 1/3 के बराबर जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटा दे रहे हैं, तो अंश ऊपर वाला है तो हम लोग उसमें 1 घटा देंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोले हैं, लेकिन पहले इतना हम लोग सॉल्व करें तब तो। 3 गुणा करिए, 3 का x में गुणा 3x, 3 का 1 में गुणा -3 बराबर y का 1 में गुणा y, ठीक ना। तो देखिए 3x, y को उधर लेते जाइए, y 3 को इधर भेज दीजिए, तो 3 प्लस में हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। तो प्यारे बच्चे आगे देखिए आप लोग, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 हो जाती है, वही भिन्न क्या हो जाती है 1/4। तो इसका मतलब हम लोग करेंगे पुनः प्रश्नानुसार। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि 2 समीकरण बनेगी तभी हम लोग x y का मान निकाल सकते हैं। तो वही भिन्न है कहने का मतलब कि, लेकिन 1/4 हो जा रही है, 1/4 हो जाती है, लेकिन क्या करने पे, हर में 8 जोड़ देने पर। इस बार हम लोग जोड़ेंगे लेकिन हर में जोड़ेंगे 8। तो और 3 गुणा करिए 4 का x में, तो 4x ही आएगा, 4x आएगा, ठीक। और y प्लस 8 का 1 में करेंगे, कोई फर्क नहीं, वही आ जाएगा। तो 4x, y को उधर लेते जाइए, माइनस में हो गया, और 8 इधर है, ठीक ना। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे,
या फिर देखिए दोनों को पास में लिख के तब करिए, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो 2 में से 1 घटाइए, मतलब बाएं वाला पक्ष बाएं से घटाएंगे, दाएं वाला दाएं से। तो 4x में से 3x घटाइए, 4x में से 3x, 1x बचेगा तो लिख दीजिए 1x, 1 लिखिए चाहे ना, आपकी इच्छा। और माइनस वाई है, उसमें से माइनस वाई घटाना है, तो वो वाला माइनस जो y है, ये माइनस जो घटाने वाला है माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल। 8 में से 3 घटाइए 5, इस तरफ 5 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया हम लोग का 5। अब x का मान हम लोग उठाकर समीकरण 1 में रख दें या फिर 2 में, तो y का भी मान पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करें, बोल देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है, देखिए समीकरण 3x है, तो 3 और x का गुणा होगा, 3 और x क्या है 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 3 5 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई है इधर ना। अब देखिए 3 15 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो 15 में से 3 घटाइए 12, और किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है। माइनस से माइनस देखिए क्या हो गया, कैंसिल। y का मान कितना आ गया 12, y का मान कितना आ गया 12। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, भिन्न बराबर, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि भिन्न बराबर x बट्टे वाई। x क्या है अपना, हम लोग का x क्या है, देखिए 5 है और y कितना है 12, तो हम लोग को भिन्न पता चल गया ना। भिन्न क्या है, देखिए भिन्न क्या है 5/12 है, ठीक। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग अब चौथा का तीसरा पार्ट करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है चौथा का, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते ना तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते, तो यश कितना अंक पाता या अर्जित करता 50, ठीक। 40 जब वो पाया था, अर्जित किया था, तो 3 अंक क्या कर रहे थे, सही उत्तर पे दे रहे थे, और 1 अंक सही प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पे काट रहे थे, ठीक। एक या प्रत्येक एक ही चीज हुआ। और जब 50 वो पाता तो कह रहे हैं कि 4 अंक मिलता जब सही उत्तर पे प्रत्येक ना, और 2 अंक काटते प्रत्येक पे। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, मान लेंगे कि माना प्रश्नों की कुल संख्या x प्लस वाई है। तो हम लोग बच्चों कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। तो देखिए बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मान लेंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई है, ठीक ना। कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई है, जहां पर x सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या है, ठीक, तथा y अशुद्ध उत्तर दिए गए अशुद्ध उत्तरों की प्रश्नों की संख्या है, ठीक ना। भाई प्रश्न का ही तो उत्तर दे रहे हैं ना, चाहे उत्तर की बात कीजिए चाहे प्रश्न की। तो x शुद्ध उत्तर में हम लोग काउंटिंग करेंगे और y अशुद्ध उत्तर में, ठीक। तो उत्तर शुद्ध उत्तर और शुद्ध उत्तर जोड़ लेंगे तो जो उत्तर बनेगा वही तो प्रश्न, भाई उतने ही तो प्रश्न रहेंगे, ठीक। तो हम लोग मान लेंगे चौथा का, देखिए चौथा का तीसरा पार्ट।
तो मान लेंगे माना टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या x प्लस वाई है, जहां x सही प्रश्न या फिर उत्तर लिख दीजिए, ठीक है, जो आपको समझ में आए। जहां x सही प्रश्न तथा y शुद्ध या फिर सही गलत लिखियो तथा y अशुद्ध प्रश्न या फिर उत्तर है, ठीक ना। तो अब प्रश्नानुसार हम लोग करेंगे। प्रश्नानुसार देखिए कह रहे हैं कि 40 अंक पा रहे हैं। कब? जब उससे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट ले रहे हैं। तो देखिए प्रत्येक शुद्ध उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है। तो जब 3 अंक मिल रहा है प्रत्येक सही उत्तर पे, तो अगर यक्स प्रश्न है सही वाला, ठीक ना, या शुद्ध वाला, तो कितना नंबर हो जाएगा? 3x। और देखिए जब एक नंबर काटा जा रहा है एक क्वेश्चन पे, ठीक ना, एक अशुद्ध उत्तर पे, तो y क्वेश्चन अगर अशुद्ध है तो y नंबर उनका कट जाएगा। एक का y में गुणा y ही आएगा, एक या फिर एक y लिख दिए। तो इतना पार है, उसमें से एक घट जा रहा है, ठीक ना, उतना नंबर। तो कितना पार है? 40। ये प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में क्या है? वो कितना अंक प्राप्त करेंगे? यस जो है 50 अंक प्राप्त करेगा। लेकिन कब? जब उससे मतलब 4 अंक मिल रहे हैं प्रत्येक पे और 2 अंक कट रहा है। तो बताइए, जब भाई 4 अंक प्राप्त कर रहे हैं एक क्वेश्चन पे, तो यक्स क्वेश्चन पे 4x प्राप्त करेंगे अंक, लेकिन उसमें से कट जा रहा है। क्या कट जा रहा है? जब एक क्वेश्चन पे 2 नंबर कट रहा है, तो y क्वेश्चन है तो 2y, 2 का y मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना नंबर क्या करेंगे? काट लेंगे। तो कटने पे 50 अंक प्राप्त कर रहे हैं। ये द्वितीय शर्तानुसार का दीजिए या फिर पुनः प्रश्नानुसार, ठीक ना। यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार बोलिए, क्योंकि आप वहाँ प्रश्नानुसार बोले थे हम लोग। तो हो गया, चलिए इसको थोड़ा एडजस्ट करिए। और समीकरण 2 तो हम लोग क्या करेंगे? विलोपन में से अगर सॉल्व करना है तो देखिए ना y का पार्ट मिल रहा है ना x वाला पार्ट मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने से फायदा है कि y कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा ना। y बगल में हम लोग 2 लिख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई करने पे, ठीक। क्योंकि विलोपन में से करने में हम लोग आसानी होती है और करने में ये भी होता है कि भाई पार्ट मिलना चाहिए, y वाला पार्ट या फिर x वाला, तभी तो माइनस करने पे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, मतलब समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर ना, तो हम लोग कर देंगे। अब तो 2 तिहाई 6x माइनस 2y, फिर 2 का 40 में गुणा करिए, 40 दूना 80, ठीक। ऐसे समीकरण 3 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 है, इसके पास लिख देंगे 4x माइनस 2y, और लिख सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक ना। समीकरण 2 लिख लिए। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे? दूसरे से घटाने पर कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों माइनस है, y जो है 2y दोनों माइनस में है। अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे, माइनस में जुड़ जाता है, घटाएंगे तभी तो ये माइनस का प्लस होगा, वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। 80 में 50 घटाइए 30, ठीक ना।
और 6x में से 4x घटाइए, कितना आएगा 2x। 2 से 30 को काट दीजिए तो 15। इसका मतलब कि जो सही उत्तरों की संख्या है या सही प्रश्नों की संख्या, जो सही प्रश्न किए थे वो कितना है 15 है। कितना है 15। और अब हम लोग x का मान अगर समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं y का। x का मान क्या है 15। तो देखिए समीकरण 1 क्या है 3x। 3 का x में गुणा मतलब 15 तिया 45 माइनस y बराबर 40। तो माइनस y बराबर 40, 45 उधर जाए किसमें हो जाएगा माइनस में। तो माइनस y बराबर 45 में से हम लोग 40 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो क्या होगा -5 आएगा। माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। y बराबर क्या होगा 5। y का मान कितना हम लोग निकाल लिए, देखिए 5 निकाल लिए। कितना 5 ना। तो देखिए x का मान 15 और y का मान 5, इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या देखिए वहां पे हम लोग माने थे ना x + y कुल प्रश्नों की संख्या है, इसलिए प्रश्नों की कुल संख्या बराबर x + y। देखिए x + y ना। तो हम लोग क्या करेंगे x का मान रखेंगे, x का मान 15 है और y का मान रखेंगे 5। तो 15 5 कितना हो जाएगा 20, अर्थात प्रश्नों की पूरा संख्या कितना है 20 है। ठीक। तो देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा पार्ट करेंगे। चौथा का चौथा पार्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह क्या रहा है, ध्यान से देखिए। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब एक प्रकार का सड़क, ठीक ना, या हाईवे कह दीजिए या स्टेट वे। ठीक। तो उस पर A और B दो स्थान हैं, उनके बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक ना। एक कार जो है A से तथा दूसरी कार B से, एक कार A स्थान से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर दोनों क्या करती हैं चलना शुरू करती हैं, प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, चाल अलग अलग है उनकी, एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा मतलब कि एक ही तरफ चलती हैं, चाहे बाएं तरफ दोनों जाएं चाहे दाएं तरफ। ठीक ना। तो देखिए आगे देखिए कह रहे हैं तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चले तो एक ही घंटे के पश्चात मिल जाती हैं या मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों क्या निकालिए चाल ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो हम लोग मान लेंगे, पहले हम लोग बढ़िया सा इसका फिगर टाइप बना ले ताकि समझ में ज्यादा आए। ठीक ना। तो देखिए चौथा का चौथा पार्ट लोग देखिए एक स्थान A है, इसको बना लिए, और दूसरा स्थान क्या है देखिए हम लोग B बना ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे B बना ले रहे हैं। ठीक ना। तो दोनों के बीच की दूरी कितना दी है 100 km मतलब किलोमीटर। ठीक ना। 100 किलोमीटर। ठीक। तो हम लोग मान लेंगे, माना देखिए जो कार S चलती है उसका नाम हम लोग CA रख दे रहे हैं, और जो कार B से जा रही है उसका नाम, उस कार का नाम हम लोग क्या रख रहे हैं CB। ठीक ना। तो माना कार CA की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक ना। देखिए दूरी वगैरह किलोमीटर में दी है तो उसके हिसाब से, और समय भी घंटे में दी है तो हम चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ही मानते हैं। माना कार CA की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है।
तथा कार CB की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। हम लोग मान लिए कार CB की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए उसके आगे कह रहे हैं कि जब एक ही दिशा में चलती हैं, मान लीजिए A भी इधर जा रही है और B भी ना, तो वे क्या करते हैं 5 घंटे के पश्चात एक बिंदु पे मिल जाते हैं या फिर एक जगह पे मिल जाते हैं। तो देखिए हम लोग बना ले रहे हैं, फिगर आगे बढ़ा दे रहे हैं। मान लिए कि ये बिंदु है, इसका नाम D है, मान लीजिए क्या है D। तो यहीं पे ये दोनों 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। ठीक, देखिए D है इसमें फिगर में, तो 5 घंटे समय लगता है और दोनों मिल जाती है वहाँ पे। तो अगर ये देखिए तो कार A कितना दूरी चल रही है, समझिए इसको, AB प्लस BD, और जो कार A है, सॉरी कार CA है, वो AB प्लस BD दूरी गई। और जो कार 20 चल रही है, CB उसका नाम हम लोग रखे हैं ना, वो कितना दूरी गई, वो सिर्फ BD दूरी गई। और यहीं पे दोनों मिल जा रही हैं, एक ही दिशा में चलना था ना, वो बोल रहे हैं। चाहे इधर बनाइए चाहे उधर फिगर, तो हम लोग इधर ही बना लिए, इधर ही मान लीजिए दोनों आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो कार B दूरी जा रही है BD है, और कार A जो दूरी जा रही AD है, AD का मान क्या है AB प्लस BD। तो हम लोग अगर ये करें कि कार A द्वारा चली गई दूरी AD और कार B द्वारा चली गई दूरी BD, तो कार CA वाले की दूरी और कार CB वाली से, मतलब कि जो कार CB की दूरी है चली गई और कार CA की, तो CA वाले की दूरी से CB वाले की दूरी घटाएंगे। भाई देखिए CA का मतलब इतना दूरी गई है ना, ये पूरा इतना, और ये कार CB वाली इतना ही गई है। तो पूरे में से अगर हम लोग इतना घटाएंगे, अर्थात AD में से BD दूरी घटाएंगे, तो इतना ही आएगी 100 किलोमीटर। ठीक, यही हम लोग यूज कर लेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। तो देखिए ध्यान से, CA, देखिए यहाँ पे कार CA द्वारा चली गई दूरी माइनस कार CB द्वारा चली गई दूरी बराबर कार CA द्वारा चली गई दूरी माइनस कार CB द्वारा चली गई दूरी बराबर 100 किलोमीटर होगा। हमने यहाँ पे समझा दिया था ना कि पूरा AD दूरी है, उसमें से BD दूरी घटा देंगे तो 100 आएगा ही। ये AB है ना 100। तो कार CA द्वारा अगर हम लोग निकाले चली गई दूरी, और कार CA की चाल हम लोग क्या माने हैं भाई, दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, चाल गुणित समय। तो कार CA की चाल हम लोग x माने हैं, तो चाल दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो चाल गुणित समय। और कार A कितना समय लेती, 5 घंटा। अब देखिए उसके बाद क्या है, माइनस अब कार CB द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होगा, फिर चाल गुणित समय, ठीक ना। और चाल इसकी कितना है, y है कार CB की, और ये भी 5 ही घंटे चली थी, दोनों 5 घंटे पश्चात मिली थी ना, विपरीत दिशा में, सॉरी एक ही समान दिशा में, बराबर 100। तो ये 5x है, ये 5y है, गुणा हो जाएगा। तो हम दोनों में देख रहे हैं 5 है, तो हम 5 क्या कर ले, कॉमन ले लें। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, बराबर 100। और 5 से हम क्या कर सकते हैं, 100 काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 में 0, 1 0 बचा है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, कार, उसके बाद कह रहे हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, कि जो कार अगर विपरीत दिशा में कार्य चलें तो वे एक ही घंटे में मिल जाती हैं। अर्थात देखिए जब हम लोग इधर से कार CA आ रही है और इधर से कार CB एक ही दिशा में ना,
तो वे एक स्थान पे मिल जाते हैं, कह रहे हैं। मान लें वो स्थान ये मान लीजिए सी है, क्या है सी। तो ये इतना दूरी गई और ये वाली इतना दूरी गई, दोनों यहाँ पे मिल गई। अच्छा ए बी बीच दूरी तो 100 ही किलोमीटर है ना, वो थोड़ी बढ़ेगी घटेगी। तो अगर हम लोग ये देखें कि ए सी दूरी और बी सी दूरी 100 किलोमीटर है, अर्थात कार सी ए द्वारा चली गई दूरी और कार सी बी द्वारा चली गई दूरी, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 किलोमीटर आएगी। यही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार में। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार कार, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विपरीत दिशा में जब कार चले ना, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो समान दिशा में लिख दें, भाई कारें कहाँ जा रही, समान दिशा में, समान दिशा में, ठीक। तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कार सी ए द्वारा चली गई दूरी प्लस कार सी बी द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होगा, कार सी ए द्वारा चली गई दूरी प्लस कार सी बी द्वारा चली गई दूरी बराबर होगा 100 किलोमीटर। देखिए ना, ए सी प्लस बी सी, ए सी ये वाला, ठीक ना, और बी सी इधर, तो है तो 100 ही किलोमीटर ये ए बी, ए सी प्लस सी बी करेंगे ए बी आएगा। तो हम लोग आगे करेंगे, अब देखिए तो कार सी ए द्वारा चली गई दूरी, अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, तो चाल वही है ना एक्स, लेकिन जो है समय इस बार चेंज हो गया, 1 ही घंटा लग रहा है, ठीक ना, समय 1 ही घंटा दिया है क्वेश्चन में, माइनस, ठीक ना, सॉरी प्लस है इस बार। कार सी बी द्वारा चली गई दूरी, ये भी चाल गुणित समय, चाल वाई माने किसी भी कार की, समय ये भी 1 घंटा ले रही है, बराबर 100, बराबर 100। तो x प्लस वाई बराबर 100, इक्वेशन नंबर दूसरा। तो समीकरण 1 व 2 को हम लोग जोड़ने पर कर देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। इससे ये फायदा है कि देखिए समीकरण 1 में माइनस वाई है, समीकरण 2 में प्लस वाई है, कैंसिल, एक्स एक्स जुड़ जाए, कितना हो जाएगा 2x, और दाएं पक्ष में देखिए 100 प्लस 100 है, कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, सॉरी ये इसमें 100 है लेकिन समीकरण 1 में 20 है, तो 100 प्लस 20 120, तो 2 से 120 काट दीजिए 60, तो x बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात जो कार सी ए की चाल है वो कितना आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दें तो y का भी मान पता चल जाएगा, अर्थात कार सी बी की चाल। तो हम लोग लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए, x का मान कितना है 60 है, क्या है 60, माइनस y निकालना ही है, बराबर 20 है, तो माइनस वाई, देखिए 20 ना, और 60 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 60 में 20 घटाएंगे ये माइनस 40 आएगा, माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, देखिए y बराबर 40। चौथा का क्वेश्चन नंबर चौथा का 5वां पार्ट, मतलब कि चौथा का लास्ट वाला पार्ट या फिर 5वां पार्ट करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए सभी लोग, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो क्या हो जा रहा है 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए,
यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई वर्ग बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएँ का मतलब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई है आयत में, और क्या वही पता करना है। ठीक, डायमेंशंस, लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग मान लेंगे कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई क्या है y। ठीक, चौथा का 5वां पार्ट। माना देखिए बच्चों, चौथा का 5वां पार्ट। माना आयत की लंबाई x, देखिए यहाँ पे कोई मात्रक वगैरह दिया नहीं है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग भी ऐसे इकाई मान लेंगे ना। माना आयत की लंबाई x इकाई तथा x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई, तो चौड़ाई y इकाई है। चौड़ाई क्या है, y इकाई। ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, क्या आयत का क्षेत्रफल, बताइए आयत क्षेत्रफल कितना हो जाता है, मतलब होता है, फार्मूला बताइए, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग x माने हैं और चौड़ाई y, तो x y हो गया। दोनों के बीच में, हालांकि x y के बीच में गुणा है, ठीक ना, ये हम लोग जानते ही हैं। तो अब हम लोग कर देंगे प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न कहेगा वैसे ही करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, कह रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो 9 वर्ग इकाई हो जा रहा है, बराबर 9। लेकिन कर क्या रहे हैं, लंबाई उसकी क्या कर दें, 5 इकाई कम कर दे रहे हैं। तो लंबाई हम लोग जनरली क्या माने, x माने, तो 5 इकाई कम कर रहे हैं, मतलब x माइनस 5। फिर लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो चौड़ाई में क्या कर दे रहे हैं, देखिए 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं, और चौड़ाई हम लोग y माने हैं, उसमें 3 बढ़ा दीजिए। 9 वर्ग इकाई जो है क्षेत्रफल कम हो जा रहा है, ये 9 नहीं है, 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। तो जनरली हम लोग का क्षेत्रफल कितना था, आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई ना, एक्स वाई, लेकिन क्या कर रहे हैं, 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, मतलब -9। अगर ज़्यादा होता तो हम लोग बढ़ा देते प्लस, 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है तो -9। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, इन दोनों ब्रैकेट को क्या कर देंगे, गुणा। तो एक्स का वाई में करिए, एक्स वाई, एक्स का 3 में करिए 3x। ठीक, अब 5 का वाई में करिए तो -5y, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब माइनस प्लस माइनस, 3 का 5 में, तो 3 बचे 15, बराबर -9 प्लस एक्स वाई। देखिए -9 प्लस एक्स वाई। अब हम लोग एक्स वाई से एक्स वाई क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ प्लस का चिन्ह है एक्स वाई में और बीच में बराबर है। और देखिए हम लोग क्या करेंगे आगे, 3x माइनस 5y बराबर -9 है ना। 15 जो उधर माइनस में है हम लोग दाएं पक्ष में ला लेंगे, 15 प्लस में हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y बराबर 15 से 9 घटाइए कितना आएगा, 6। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। देखिए पुनः प्रश्नानुसार में हम लोग क्या करेंगे, अब कह रहे हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों बढ़ा दे रहे हैं, लंबाई क्या कर रहे हैं, 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, और गुणित चौड़ाई को, लंबाई गुणित चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, ये 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, ये 2 ही बढ़ा रहे हैं, वो 3, लंबाई को 3, देखिए यहाँ पर 3 बना लीजिए। तो क्षेत्रफल हम लोग जनरली जानते हैं क्या होता है, एक्स वाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन क्या हो रहा है इस बार, जब ये चौड़ाई भी लंबाई दोनों बढ़ा लिए, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है।
तो इसमें बढ़ा दीजिए भाई, बढ़ जा रहा है तो प्लस 67। ठीक, तो देखिए ध्यान से बच्चों, तो दोनों ब्रैकेटों का फिर गुणा होगा, एक्स वाई प्लस 3 का मतलब कि एक्स का 2 में करिए 2x, और 3 का वाई में करिए गुणा 3y, अब 3 दूना 6, ठीक ना, 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ठीक, एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2x प्लस 3y ना, बराबर देखिए 6 इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, उधर ले जाएंगे -6 हो जाएगा, और 67 में 6 घटाइए तो क्या आएगा, 7 में 6 गई 1, 61। इक्वेशन नंबर दूसरा। तो देखिए यहाँ पे ना तो x वाला कोई पार्ट मिल रहा है, x के बगल 3 लिखा है पहले में समीकरण में, दूसरे में x के बगल में 2 लिखा है, उसमें y के बगल में 5 है, इसमें y बगल में 3 है, तो कोई भी पार्ट मिल नहीं रहा है, ना तो x का और ना ही y का, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 1 में 2 का, भाई देखिए यहाँ पे x, चाहे x वाला मिला चाहे y वाला, और करते किसको करते कैसे हैं ये देखिए, ये जो 2 है समीकरण 2 का उठा के 1 में कर देंगे गुणा, और समीकरण 1 में x बगल में क्या है 3 है, उठा के कर देंगे 2 में गुणा, तो समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर यही पे हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, तो देखिए समीकरण 1 में अगर 2 का गुणा करें 2 तिहाई 6x, देखिए समीकरण 1 ये है ना, इसमें करिए गुणा 2 का 2 तिहाई 6x, 2 पंचे 10y माइनस 10y, फिर बराबर देखिए 2 छंग 12 है, और देखिए समीकरण 2 में 3 का 3 दूना 6x, ये भी हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9y ये प्लस में है, फिर 3 का x से गुणा करिए 3 का 3, 3 छंग 18, 183 बना। ठीक, अब हम लोग क्या कर देंगे, घटाने पर लिख देंगे, क्या कर देंगे, घटाने पर, ठीक ना, तो माइनस प्लस का, ये भी प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ये क्या हो गया 6x प्लस माइनस कट गया, और 10y और 9y दोनों माइनस में तो माइनस जुड़ता है, तो 10 9 19y बराबर, ये देखिए प्लस माइनस 183 में से 12 घटाइए, 3 में से 2 गई 1, 8 में से गई 7, 3 में से 2 गई 1, सारी यहाँ पे 1 रहेगा, 8 में से गई 7, एक कुछ नहीं, एक उतार लेंगे, एक सामने कुछ नहीं, तो माइनस बनेगा, क्यों रहेगा माइनस में, क्योंकि 183 ज़्यादा था, तो 19 से हम लोग 171 काटेंगे, ठीक ना, कितना आएगा 19 8 152, 19 9 171, मतलब y का मान कितना आ गया 9। ठीक, y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब हम लोग y का मान उठाकर रख दे किसमें, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे हम लोग y का मान, तो देखिए समीकरण 1 देख रहे हैं ना, तो उसमें रखिए y का मान 9, तो 9 बचे 45, अब 45 उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, 45 उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में ना 6 के, तो 6 5 11, 45 6 कितना आएगा 51, और 51 जो है 3 से कटेगा, ये वाला जो 3 है एक्स बगल में वो 3 नीचे जाएगा, तो काटेगा 3 17 में 51, कुल मिला के एक्स का मान कितना आ जाएगा 17, एक्स का मान कितना आएगा देखिए 17 आएगा ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 17, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि आज की लंबाई जो है 17 इकाई है, और जो चौड़ाई है y वो 9 इकाई है। ठीक,